नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविज़न, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है, प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इसे 5 क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन होगा क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल बनाता हो। एंड थर्ड क्वेश्चन, क्या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में क्या रूल ऑफ सीनियरिटी का कभी वायलेशन किया गया है। एंड लास्ट, अगर रूल ऑफ सीनियरिटी वाले कवनेंट का कभी वायलेशन हुआ है तो कब हुआ है और किसे वायलेट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। मीन्स किस जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंटमेंट की गई है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम पहले क्वेश्चन से करेंगे। पहला क्वेश्चन कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न आर्टिकल 124 में है और इसी आर्टिकल 124 के क्लाज 2 में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न भी दिया गया है। तो हम सबसे पहले आर्टिकल 124 का मार्जिनल नोट देखेंगे, फिर क्लाज 1 और फिर क्लाज 2 पे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 124 कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मार्जिनल नोट है आर्टिकल 124 की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। क्या कहता है? कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by law prescribe a larger number of not more than 7 judges, 7 other judges। मीन्स इट मीन्स क्या कहता है कि यह कहता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा? तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और यह एक चीफ जस्टिस तथा 7 प्यूरी जजों से मिलके बनेगा। प्यूरी जज मतलब कि जो चीफ जस्टिस नहीं है। चीफ जस्टिस कितना? एक ही चीफ जस्टिस होगा और 7 प्यूरी जज। प्यूरी की स्पेलिंग होती है PUISRE, ये प्यूरी की स्पेलिंग होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था? तो एक चीफ जस्टिस और 7 प्यूरी जजों से मिलके बना था और इसे समय समय पे बढ़ाया गया। करंट में यह 33+1 के स्ट्रक्चर में है। करंट में यह 33+1 के स्ट्रक्चर में, तो करंट में 33 प्यूरी जज हैं और एक चीफ जस्टिस हैं। अब ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न कहाँ पे? तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न इसी आर्टिकल 124 के क्लास 2 में दिया गया है। इसी आर्टिकल 124 का क्लास 2 क्या कहता है? कहता है कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर पर्पज एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर। तो यह कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के और राज्यों के हाई कोर्ट के ऐसे जजों से कंसल्टेशन के बाद, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए कंसल्ट करना जरूरी समझे, आवश्यक समझे, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कैसे होता है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कैसे होता है? बाय द प्रेसिडेंट होता है। किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कैसे होता है? आफ्टर कंसल्टेशन। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कंसल्टेशन करना जरूरी है तो वो आफ्टर कंसल्टेशन वो अपॉइंटमेंट करेगा। और इसी में एक प्रोविजो भी दिया गया है। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। मतलब यह कि अगर चीफ जस्टिस के अलावा प्यूरी जजों का अपॉइंटमेंट होना है, किसका अपॉइंटमेंट होना है?
प्यूरी जजों का अपॉइंटमेंट होना है, तो इन प्यूरी जजों के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमेशा कंसल्ट करेगा। ऐसा प्रोविजन किया गया इसी आर्टिकल 124 क्लास 2 के प्रोविजन में। और आगे यह कहता है कि कोई भी न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा और किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से अनुच्छेद 124 क्लाज 4 में बताई गई रीति से हटाया जा सकेगा। यही अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो 124 क्लास 2 में है, वो यही है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन। इससे तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो आर्टिकल 124 क्लास 2 के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट जो होता है उसका अपॉइंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए अगर प्रेसिडेंट उचित समझे, नेसेसरी समझे, डीम्ड नेसेसरी वर्ड यूज किया गया है, तो अगर प्रेसिडेंट उचित समझे, डीम्ड नेसेसरी समझे, तो वह कंसल्ट कर सकता है। किससे कंसल्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज से और हाई कोर्ट के किसी जज से कंसल्ट कर सकता है और आफ्टर कंसल्टेशन वो किसी को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है। और इसी में ये भी कहा गया प्रोविजन, अगर अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अलावा जजों का होना है, उनके अलावा मीन्स प्यूरी जजों का अगर अपॉइंटमेंट होना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन हमेशा जरूरी होगा। तो यह आर्टिकल 124 क्लास 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट के बारे में प्रोविजन करता है, किंतु यह इस मामले को राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्ति नहीं प्रदान करता। आर्टिकल 124 क्लास 2 यह कहता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे इस प्रयोजन के लिए वह आवश्यक समझे ही करेगा। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से ही करेगा। वह हाई कोर्ट के जजों से भी कंसल्टेशन कर सकता है। अब यहां पे तो एक बात क्लियर है कि आर्टिकल 124 क्लास 2 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट उसी का होगा जो आर्टिकल 124 क्लास 3 में दिए गए एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है। मींस क्वालिफिकेशन को जो फुलफिल करता है आर्टिकल 124 क्लास 3 में, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसी का अपॉइंटमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में होगा। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में अपॉइंटमेंट होने के लिए क्वालिफिकेशन कहाँ दी गई है, तो क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो कहाँ दी गई है, 124 क्लास 3 में दी गई है। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट वाला प्रोसीजर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है, तो जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 क्लास 2 के अकॉर्डिंग होता है। अब बातें आ जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो क्वेश्चन है उस मामले में कि आर्टिकल 124 क्लास 3 के अकॉर्डिंग जो लोग क्वालिफिकेशन रखते हैं उन्हें प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस अपॉइंट करने की शक्ति रखता है, किंतु यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में प्रेसिडेंट द्वारा चीफ जस्टिस से परामर्श के बाद ही होती है। आर्टिकल 124 में इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा। मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसी को ही अपॉइंट किया जाएगा जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। ऐसा कोई प्रोविजन आर्टिकल 124 क्लास 2 या आर्टिकल 124 में कहीं भी नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बाउंडेशन न होने के बावजूद ही भी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रारंभ हुआ था, तो जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ, तो उसके बाद से यह परंपरा चली आ रही थी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा। मीन्स कि यह रूल ऑफ प्रैक्टिस बन गया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होने लगे। 1956 में लॉ कमीशन ने यह रिकमेंड किया था कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट केवल सीनियरिटी के बेस पे नहीं की जानी चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट, उनके क्वालिफिकेशन, उनकी रीजनेबिलिटी और उनके क्वालिटी पे बेस होना चाहिए। और ऐसा करने से जो है वो एक क्लियरिटी आएगी।
लेकिन उस रिकमेंडेशन को जो 1956 में लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उस रिकमेंडेशन को नहीं माना। जब गवर्नमेंट ने उस रिकमेंडेशन को नहीं माना और रूल ऑफ प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू करती गई। प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम आई 1973 में। यह दिस एस्टेब्लिश कन्वेंशन वाज वायलेटेड इन 1973। ये जो रूल ऑफ प्रैक्टिस था कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा, जो रूल ऑफ प्रैक्टिस बन गया था, रूल ऑफ कन्वेंशन जो बन गया था, इसका वायलेशन पहली बार कब हुआ? 1973 में। हुआ यह था कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में, जो कि 25 अप्रैल 1973 को डिसाइड हुआ था, इस मामले में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट आया था और उसी दिन ही चीफ जस्टिस रिटायर भी हुए थे। तो इसमें हुआ यह था कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट जब हुई उसी दिन, तो ये जब जजमेंट आया केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाले में, तो उसके कुछ ही घंटों बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 22 साल से जो चली आ रही थी ये कन्वेंशन, जो 22 साल से वेल स्टेब्लिश कन्वेंशन था, उसका वायलेशन करते हुए, सीनियरिटी को वायलेट करते हुए, सीनियर मोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका वायलेशन करते हुए एक जूनियर जज जिनका नाम था श्री अजित नाथ राय, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया। इसमें वायलेशन किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीनियर थे वो सीनियर थे J.M. सेलट, श्री K.S. हेगड़े और श्री N.S. ग्रोवर। ये 3 जजेस थे। इन 3 जजों की सीनियरिटी को वायलेट करते हुए श्री अजित नाथ राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया। किस किस की सीनियरिटी को वायलेट किया? J.M. सेलट की, K.S. हेगड़े की और S.N. ग्रोवर की। इन तीनों लोगों की सीनियरिटी को वायलेट करते हुए अजित नाथ राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया। इन तीनों जजों ने जो जिनकी सीनियरिटी का वायलेशन करके अजित नाथ राय को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था, इन तीनों जजों ने क्या किया? अपने पद से त्यागपत्र दे दिया आफ्टर अपॉइंटमेंट। जब अजित नाथ राय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ तो इन्होंने क्या किया कि यह वायलेशन ऑफ द वेल स्टेब्लिश कन्वेंशन, और इन्होंने क्या किया? अपनी पद से ही इस्तीफा दे दिया। और जो यहाँ पे श्री M.S. सिकरी के बाद जो श्री सेलट न्यायाधीशों में वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, उन्हें अपॉइंट किया जाता था। जो कन्वेंशन यह कहता था कि जो जस्टिस सिकरी थे वो जब रिटायर हुए 25 अप्रैल 1973 को, तो उसके बाद जो जस्टिस सेलट थे उन्हें, वो सबसे ज़्यादा सीनियर थे और उन्हें अपॉइंट किया जाना चाहिए था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अजित राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया, इन 3 सीनियर जजों को वायलेट करते हुए। और इस कन्वेंशन का वायलेशन 1977 में फिर हुआ, जब 10 सीनियर जजों का वायलेशन करते हुए, 10 सीनियर जजों की सीनियरिटी का वायलेशन करते हुए M.U. वेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। 10 सीनियर जजों का वायलेशन किया गया और एक जूनियर जज M.U. वेग को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया गया। इस हरकत से सरकार की, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता संघ ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह नियुक्ति विशुद्ध राजनीतिक आधार पर हुई थी और इसका योग्यता एवं वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं था। केंद्रीय सरकार ने जो कारण बताए थे वो भी पूर्णतः असंतोषजनक थे। लोकसभा में उन्हें क्वेश्चन किया गया और जब वो क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कुछ रीजंस बताए कि किस वजह से ये रूल ऑफ कन्वेंशन का वायलेशन करते हुए जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया गया। तो उसको उन्होंने कुछ रीजन बताए, लेकिन वो रीजन भी संतोषजनक नहीं थे। जब सरकार को लोकसभा में तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा तो सरकार की तरफ से विधि मंत्री लोकसभा में 5 तर्क दिए। कौन कौन से तर्क दिए? पहला तर्क यह दिया कि ऐसा कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है। दूसरा तर्क दिया कि विधायियों की सिफारिश 1956 में आई थी। तीसरा तर्क यह दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी इसी तरह अपॉइंटमेंट होता है। चौथा तर्क यह दिया कि न्यायाधीशों का सामाजिक दर्शन देखा जाएगा, सोशल व्यू देखा जाएगा। और 5वां तर्क यह दिया कि सरकार यह चाहती है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट हो, उसका एक लॉन्ग टर्म हो, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी रहे सुप्रीम कोर्ट में। और ये 5 तर्क दिए। पहला तर्क क्या था? पहला तर्क यही था कि इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। ये जो
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाला पहला कारण बताया गया था। इस पहले कारण में सरकार का यह तर्क था कि आर्टिकल 124 में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है और प्रेसिडेंट किसी भी जज को, किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। और इसके बाद जो है, इसके बावजूद भी 1973 तक सरकार जो उस सीनियरिटी को फॉलो करती थी, रूल ऑफ सीनियरिटी को फॉलो करती थी। रूल ऑफ सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का ट्रेडिशन फॉलो करती थी। तो सरकार का यह तर्क जो है वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से यह माना गया कि यह तर्क बहुत कमज़ोर था। इन्होंने रुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाले मामले में इनके अगेंस्ट जजमेंट दिया, तो उससे रुष्ट होकर ये काम किया। फिर इन्होंने सेकेंड रीजन ये बताया था कि लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी मेरे पास, तो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन 1956 में आई थी और यह इन्होंने वायलेशन कब किया, 1973 में। मीन्स कि लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन 1956 में आई और आप उस कमीशन को अप्लाई कब करा, 1973 में। मतलब कि इतने सालों तक आप कहाँ थे। तो ये तर्क भी गवर्नमेंट का जो था, लोकसभा में जो ये तर्क दिया गया, ये भी तर्क बहुत कमज़ोर था। फिर लोकसभा में इन्होंने अन्य देशों के बारे में भी प्रोविजन बताया कि अन्य देशों में भी ऐसा होता है, अदर कंट्री में। इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण दिया। क्या दिया कि कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी वरिष्ठता को नियुक्ति का आधार नहीं बना, मीन सीनियरिटी को अब चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट होने का कोई ग्राउंड नहीं माना जाता इन्होंने। लेकिन जो लॉ मिनिस्टर थे जब ये चीज़ें बता रहे थे लोकसभा में, तो यह नहीं बताया जनता को कि उन देशों में जो अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर है उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, उस पर क्या प्रतिबंध है। अमेरिका और इंग्लैंड में जो अपॉइंटमेंट आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है, उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो लॉ मिनिस्टर ने नहीं बताया। उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है, ब्रिटेन में जो लॉ मिनिस्टर होता है वह चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करता है, किंतु वह जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, वो और वहाँ का एडवोकेट एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन की कंसल्ट लेते हैं, आफ्टर कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट करते हैं। और यह क्लियर है कि इस मामले में उनकी कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं होती। मीन्स ब्रिटेन में जो लॉ मिनिस्टर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं उनके कंसल्टेशन से और लॉयर्स एसोसिएशन के कंसल्टेशन से अपॉइंटमेंट करते हैं। उनका इसमें कोई पर्सनल डिसीजन नहीं होता है, मतलब में उनका कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं होता है। और यह ब्रिटेन का जो उदाहरण दिया था लॉ मिनिस्टर ने, वह भारत में लागू भी नहीं होता है, क्योंकि ब्रिटेन में जो सुपीरियरिटी ऑफ पार्लियामेंट है और इंडिया में सुपीरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन में जो संसद है वह सर्वोच्च है और भारत में जो हमारा संविधान है उसकी सर्वोपरिता का सिद्धांत लागू होता है। संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों को संविधान के उपबंधों की कसौटी पर न्यायपालिका द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। अब बात उन्होंने जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेरिका वाले प्रोसीजर को बताया था, वो क्या बताया था कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट होती है, उस अपॉइंटमेंट का जो अनुमोदन होता है, कंफर्मेशन होता है, वो सीनेट करती है, न कि प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट कर देता है और उसका कंफर्मेशन कहाँ से होती है, सीनेट से होती है। और भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट पे नहीं लगाया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया और उसके लिए अलग से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है इंडिया में। इंडिया में क्या है, चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव हमारी लेजिस्लेचर का पार्ट होती है। आर्टिकल 50 में सिर्फ कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 50 में भारतीय संविधान में तो जुडिशरी को सेपरेट कर दिया गया है, इसीलिए आर्टिकल 50 में एक प्रोविजन किया गया है। और चौथा जो रीजन दिया गया था, चौथा रीजन जो लॉ मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था, चौथा रीजन यह दिया गया था कि न्यायाधीशों का सामाजिक दर्शन देखा जाएगा और न्यायाधीशों के जो सामाजिक दर्शन है, सोशल व्यू के अकॉर्डिंग उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए। तो सरकार ने जो ये तर्क दिया था यह भी बिल्कुल प्रभावहीन था। क्यों? क्योंकि जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सोशल व्यू कौन देखेगा? आप देखेंगे?
आप लॉ मिनिस्टर देखेंगे कि या आपके प्राइम मिनिस्टर देखेंगे जो जिनके पास है, तो सोशल व्यू कौन देखेगा? तो इस पे भी कोई गाइडलाइन नहीं थी और इस पे भी कोई रूल नहीं है, तो इसलिए यह तर्क भी बेकार का तर्क माना जाता था। और लास्ट में उन्होंने यह बताया कि हम चाहते थे कि एक लंबा कार्यकाल हो चीफ जस्टिस का, जिससे एक रेगुलरिटी बनी रहे और कोई असुविधा न उत्पन्न हो। चीफ जस्टिस, जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किया जा रहा है, उसका जो कार्यकाल है वो अधिक दिनों तक होना चाहिए। लेकिन इस तर्क में भी दम नहीं था, क्योंकि जो उस समय जो श्री ग्रोवर का कार्यकाल जो था वो श्री A.N. राय के कार्यकाल के 1 महीने बाद समाप्त हो रहा था। मीन्स श्री ग्रोवर जो थे उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा था? श्री ग्रोवर का कार्यकाल श्री ग्रोवर का कार्यकाल कब समाप्त होने वाला था? फरवरी 1977 में जो श्री ग्रोवर थे। और अजीत राय का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? इनका कार्यकाल समाप्त हो गया जनवरी 1974 में। मीन्स इतना टाइम तक था, जनवरी 1977 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। किसका? श्री A.N. राय का, अजीत नाथ राय का कार्यकाल जनवरी 1977 में समाप्त हुआ और श्री ग्रोवर का कार्यकाल फरवरी 1977 में समाप्त होने वाला था। तो इसलिए ये भी जो है, ये भी तर्क सरकार का मनमानापन था। अब करंट में क्या कंडीशन है? करंट में यह कंडीशन है, फिर बाद में केस आया था जिसका नाम था, इस मामले को ये इरेगुलरिटी हुई थी, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 1977 वाले चुनाव में हार गई थी और उस चुनाव में हारने के बाद इस चीज़ को चेंज कर दिया गया था 1977 में। यह जो चुनाव हारने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की जब सरकार है तो वह सरकार का जो जनता पार्टी सरकार का यह मानना था कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का रूल था वही रूल रहेगा। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने यह इरेगुलरिटी आई थी इसको दूर कर लिया और तब से लेकर अब तक सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। एक केस आया था जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज का ही अपॉइंटमेंट होगा। और तब से लेकर अब तक जो है 48 टोटल आज तक कितने लोग हो गए? 48। ये जो जस्टिस रमन्ना ये कितने कौन से हैं? 48। तब से लेकर अब तक मीन्स ये 1977 में उस रूल को दूर कर लिया गया, उस इरेगुलरिटी को, और तब से 1977 के बाद से अब तक जो है वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक दे दूंगा और उस लिंक से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे और इस वीडियो की PDF भी आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लासेज जो लोग करना चाहते हो वो टेलीग्राम से कांटेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रात के 9 बजे से स्ट्रीम होती है। धन्यवाद।